Hello guys, we will be discussing case laws which are applicable for CA final in this May 2017 attempt and November 2017 attempt. Case laws we will discuss from our case law book which is provided by ICI itself. In this we will go in a very sequential manner and I will try to cover up maximum of the case laws which are applicable to us. Firstly, about the very first chapter, the present case law. The very first case law in your case law book is of Saurashtra Cement Limited. So what is the case of Saurashtra Cement? Saurashtra Cement Limited is a cement company. It is manufacturing the cement. Obvious. After this, what has happened in this case? क्या हुआ है इस केस में वो अपने को देखना है. सौराष्ट्र सीमेंट का फैक्ट्री है. सीमेंट की फैक्ट्री होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, एक और प्लांट लगा रहा है, एक और मशीनरी खरीद रहा है. जब वो मशीनरी खरीद रहा है तब उसने क्या किया, एक सप्लायर के साथ में एक एग्रीमेंट किया. एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट कुछ इस तरह से है कि भैया आपने अगर स्टिपुलेटेड जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में अगर मेरे को डिलीवरी नहीं दिया प्लांट का या प्लांट की मशीनरी का, जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से अगर स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में आपने अगर डिलीवरी नहीं दिया तो आपको कुछ डैमेजेस देने पड़ेंगे. तो इस तरह के एग्रीमेंट फर्स्टली होते क्यों हैं? These type of agreements are made so that कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्लान्स बन रहे हैं वो एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में हो और एक फिक्स्ड प्रोसेस के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हों. क्योंकि जब बिग जो कंपनीज़ है वो जब इन चीज़ों को मैनेज करती है तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो चीज़ों को हैंडल किया जाता है. तो जब इन चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है वहाँ पर एक क्लॉज भी होता है कि भैया आप हमको कोई भी जो चीज़ है वो जब सप्लाई कर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिलीवरी का पीरियड क्या होगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें से एक जो चीज़ है वो है ये है कि विद इन टाइम फ्रेम आपको जो मशीनरी है उसका डिलीवरी देना है. अब यहाँ पे क्या हुआ, सप्लायर डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाया. तो डिलीवरी जब टाइम पे नहीं दे पाया तो लिक्विडेशन डैमेजेस नाम से उसको 8.5 लाख रुपये मिले. 8,50,000 रुपीज़ का पेमेंट सौराष्ट्र सीमेंट को रिसीव हुआ है. जब सौराष्ट्र सीमेंट को 8.5 लाख रुपए मिले तो इनकम टैक्स में हुआ ये, असेसिंग ऑफिसर ने वो 8.5 लाख रुपए को इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया. इट वॉज पुट टू टैक्स. कंपनी का ये बोलना है कि भैया दिस इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिट, दिस इज अ कैपिटल रिसिट, दिस इज अ कैपिटल रिसिट. जबकि असेसिंग ऑफिसर जो है उसका एक व्यू है कि भैया ये प्लांट आने में देर हुआ इसलिए तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में लेट हुआ, उसकी वजह से अगर ये प्लांट अगर पहले आ जाता तो तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट होती. तो ये हमारे हिसाब से रेवेन्यू रिसिट है. तो हाई कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया है. फर्स्ट जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट का था. हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये दिया था कि दिस इज़ नॉट अ रेवेन्यू रिसिट, इट इज़ अ कैपिटल रिसिट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ अ कैपिटल असेट. देन द डिपार्टमेंट वेंट ऑन टू सुप्रीम कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो द अपेक्स कोर्ट अफर्म द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. उन्होंने हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ही अफर्म यहाँ पे किया है और ये बोला है द डैमेजेस वर डायरेक्टली एंड intimately linked with the procurement of a capital asset. कैपिटल असेट के साथ में उसका डायरेक्ट लिंक है. The delay in coming into existence of a profit making unit, a profit making apparatus, it was not a receipt in the course of profit making, it was not a receipt in the course of trade, it was not a receipt in course of its business. Therefore, the amount received by the assessee towards compensation for sterilization of the profit making source is not
ordinary receipt during the ordinary course of the business, and hence it is a capital receipt, and hence it will not be taxable in the hands of the company.